अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है इंजाइम्स। इंजाइम्स एनएमडी कैट लेवल और एफएससी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। फर्स्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिखा है इंजाइम्स की डेफिनेशन के बारे में लिखा गया, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन अ सेल इन एनी टाइम इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब ये है कि एक सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसी टाइम पे, उसे हम ओवरऑल क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर लिखा कि सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शंस। उसने कहा कि सर्वाइवल यानी एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल का जिंदा रहना जो है वो इन केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। यानी एक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन पे जो है इन ऑर्गेनिज्म का, ये एक इंडिविजुअल का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिखा कि दीज रिएक्शंस हैव टू बी कैरीड आउट वेरी क्विकली सो दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन बी यूटिलाइज्ड इन वेरियस लाइफ एक्टिविटीज इन द सेल। उसने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, बहुत क्विकली इनको परफॉर्म करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ये काम भी आ सकें, इसके प्रोडक्ट्स वगैरह जो है आपकी बॉडी में काम आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ दीज रिएक्शंस टेक प्लेस सो क्विकली अंडर द प्रिसाइज कंडीशंस ऑफ द बॉडी। प्रिसाइज कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये रिएक्शंस जल्दी से जल्दी कैसे हो सकते हैं, तो ये इंजाइम्स की वजह से हो सकते हैं। इंजाइम्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके कि इंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को और ये खुद कंज्यूम नहीं होते। इनका रिएक्शन के साथ खुद कोई ताल्लुक नहीं होता है, यानी रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करने के लिए काम होते हैं। ये नहीं कि रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होते, खुद यूटिलाइज नहीं होते, जस्ट उनको स्पीड अप करने का काम करते हैं। विदाउट रिएक्शंस रिएक्शंस आर पॉसिबल। उसने कहा कि इन एंजाइम्स के बगैर भी ये केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पे हो रही हैं पॉसिबल हैं, लेकिन बट दे वुड प्रोसीड एट वेरी स्लो स्पीड दैट दे विल हैव नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ। लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड पे प्रोसीड करते हैं कि हमारी लाइफ के लिए वो बेसिकली बेनिफिशिएंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी में इंजाइम्स इन रिएक्शंस को क्विकली परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में काम आ सकें। एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही है कि एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में लिखा है कि ये खुद तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, लेकिन इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की होती हैं। जैसे फर्स्ट कहेंगे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई कि एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो 10⁻6 to 10⁻14 टाइम्स इंक्रीज करते हैं एज कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई है। लिखा हुआ कि एंजाइम तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आपको एंजाइम की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस ऑफ द सिस्टम। इस पीएच और टेम्परेचर चेंजेस पे पूरा एक टॉपिक है, उसको हम स्टडी करेंगे कि एंजाइम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच और टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग। देन लिखा कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। कभी कि ऐसा हो सकता है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एंजाइम्स होते हैं वो लेस स्पेसिफिक हो सकते हैं। अब हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन कर सके, यानी सुक्रेज सिर्फ सुक्रोज को डाइजेस्ट कर सके, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन ना होगा। याद रखिएगा, हम एंजाइम्स को एक इस तरह से भी नेम देते हैं कि जिस वर्ड के आखिर में एज आता है वो एंजाइम होता है। यहाँ पे आप सुक्रेज को देख सकते हैं कि सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है। तो सिर्फ ये हाईली स्पेसिफिक का मतलब है कि सिर्फ एक ही एंजाइम को या एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे एंजाइम। दूसरा लिखा हुआ है कि स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। लेस स्पेसिफिक का मतलब है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा काम कर सके। जैसे कि मिसाल में देखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में भी ऐड अप होने में मदद करता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ऐड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हमारे पास एफएससी की सेकंड पार्ट की जो बुक है उसमें ये कैशिस एक्सचेंज का जो फर्स्ट चैप्टर लिखा है वहाँ पे ये जो आपके पास रिएक्शन आपको नजर आएगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, यानी ये एंजाइम ये दूसरा काम भी कर सकता है, ये कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स को ब्लड में जमा नहीं होने देता, उनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये देखिए कि एक एंजाइम यानी एक से ज़्यादा फंक्शन करता है तो उसे हम लेस स्पेसिफिक कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि एंजाइम जो होता है वो वीवो और विट्रो यानी दोनों तरह के सेल्स में काम कर सकता है। लिविंग सेल्स में भी काम कर सकता है और ग्लासवेयर सेल्स में यानी विट्रो सेल्स में भी काम कर सकता है। लिखा हुआ कि एंजाइम्स को कोफैक्टर भी चाहिए हो सकते हैं उनकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए। आप हमेशा से जानते हैं कि एंजाइम एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट भी कभी कभी एंजाइम को चाहिए जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं।
सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि इंजाइम जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम कर देती है। और आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि इंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप करती है रिएक्शन को, इसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करती है, यानी खुद यूटिलाइज नहीं होती है आपके रिएक्शन में, सिर्फ स्पीड अप करेगी आपके रिएक्शन को। इंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं कि इंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स एक इंजाइम है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी इंजाइम्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स से मिलके बने हैं। तो राइबोजाइम्स जो इंजाइम है इसको छोड़ के बाकी तमाम तरह की इंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स से मिलके बने हैं। राइबोजाइम्स के बारे में लिखा कि ये भी इंजाइम्स हैं लेकिन ये आरएनए से मिलके बने हैं और ये राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिसाल दी गई है राइबोजाइम्स की कि पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक राइबोजाइम है जो कंट्रोल करता है पॉलीपेप्टाइड की इलोंगेशन को ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यानी प्रोटीन बनने के दौरान पॉलीपेप्टाइड की लंबाई को कंट्रोल करने का काम करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसलेशन जो हम प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं। शेप ऑफ एंजाइम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट के बारे में लिखा है majority of the enzymes which are protein in nature can have the molecular weight range from about 10,000 to over 1 million। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स जो प्रोटीन है नेचर में उनका वेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 10,000 से 1 मिलियन तक वेरी कर सकता है। ऐसे इंजाइम्स जिनका वेट 10,000 से 1 मिलियन तक वेरी करता है वो इंजाइम्स टर्शरी या क्वाटरनरी होते हैं स्ट्रक्चर में। तो टर्शरी क्वाटरनरी के बारे में आपको पता है कि ये हमारे पास जो होते हैं प्रोटीन की टाइप्स में से टर्शरी क्वाटरनरी एक यूग स्ट्रक्चर होते हैं। इस यूज स्ट्रक्चर को हम टर्शरी क्वाटरनरी कहते हैं। तो जिनका वेट 10,000 से 1 मिलियन तक हो उन एंजाइम्स को हम टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास। कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लोकेटेड इन द एक्टिव साइट। कैटालाइटिक का मतलब होता है फंक्शनल एक्टिविटी। एंजाइम कौन सी कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है उसकी ये एक्टिविटी कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट की डेफिनेशन लिखी है कुछ इज अ स्पेसिफिक चार्ज। इसके बारे में लिखा है कि वो इज अ स्पेसिफिक चार्ज बियरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी। यानी हमें एक्टिव साइट के बारे में पता चला कि किसके पास चार्ज भी मौजूद है और ये 3D कैविटी है, यानी 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल कैविटी है आपके पास। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबस्ट्रेट द रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट की डेफिनेशन बताई जा रही है कि सबस्ट्रेट वो है जो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। लिखा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के साथ कैसे अटैच होता है, तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस के साथ, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ, जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट लिखा है कि एक्टिव साइट के पास 3 से 12 अमाइनो एसिड होते हैं जो या तो पॉलीपेप्टाइड में बिखरे होते हैं यानी स्कैटर्ड होते हैं, या वो ब्रॉट होते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स में वो अरेंज हुए होते हैं ड्यू टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसने कहा कि एक्टिव साइट फॉर एल्डोलेज। एल्डोलेज एक इंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट किससे मिलकर बनी हुई है? ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और एलानिन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। नेक्स्ट लिखा कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल रीजन्स। एक्टिव साइट के पास 2 फंक्शनल रीजन्स हैं, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट जो होती है वो फंक्शनल साइट होती है और बाइंडिंग साइट जस्ट बाइंडिंग का काम करती है। तो लिखा कि कुछ अमाइनो एसिड्स के पास ऐसी एक्टिव साइट्स हैं जो बॉन्ड्स बनाती हैं सबस्ट्रेट के साथ और इसे हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स के पास ऐसी एक्टिव साइट्स हैं जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं और इसे ही हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं, यानी अपनी फंक्शनल साइट इसे ही हम कहेंगे क्योंकि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। एक्टिव साइट की शेप कैसे हम डिज़ाइन करते हैं? सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वैसी ही एक्टिव साइट होगी, लेकिन कुछ अलग तरह से सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि जिस तरह की एक्टिव साइट होगी हमारे पास उसी तरह का सबस्ट्रेट आके अटैच होगा इंजाइम पे। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि सम इंजाइम्स आल्सो रिक्वायर द नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड द कोफैक्टर विच इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट बट आल्सो पार्टिसिपेट इन कैटालाइटिक प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंजाइम्स को प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन भी चाहिए होते हैं जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं। और कोफैक्टर ना सिर्फ आपको अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट में हेल्प आउट करता है बल्कि ये कैटालाइटिक प्रोसेस में भी हेल्प आउट करता है। आगे लिखा कि द फाइनल शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज यूजुअली इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर। फाइनल शेप जो होती है वो एक्टिव साइट की कैसे डिसाइड की जाती है? पहले भी हमने कहा कि शेप ऑफ एक्टिव साइट जो होती है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी और ऑब्वियसली जैसा सबस्ट्रेट बाइंड होगा उसके बाद क्या होता है कि कोफैक्टर भी अटैच होता है। तो फाइनल शेप कैसे डिसाइड की जाती है? अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर के बाद।
ऐसे इंजाइम्स जिनको कोफैक्टर चाहिए वो इसी सूरत में एक्टिव हो सकते हैं जब कोफैक्टर इनके साथ बाइंड किया जाए। ऐसे इंजाइम्स को हम होलो इंजाइम कहते हैं। अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो रिमेनिंग प्रोटीन पार्ट है इंजाइम का वो इनएक्टिव हो जाता है और इसे हम एपो इंजाइम कहते हैं। यानी अगर उसको कोफैक्टर नहीं मिलेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसे हम एपो इंजाइम कहते हैं। उसने कहा कि ऐसे इंजाइम्स जिनको कोफैक्टर नहीं चाहिए उनके पास भी एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स होते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोफैक्टर के मौजूदगी की वजह से या उसकी गैर हाजिरी की वजह से जो हमारे पास एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट्स आए। ऐसे एंजाइम्स जिनको कोफैक्टर नहीं चाहिए उनकी स्टेजेस में भी, उनकी लाइफ स्टेजेस में भी इनएक्टिव और एक्टिव स्टेटस आते हैं। जैसे पेप्सिन की मिसाल दी जा रही है। पेप्सिन वो एंजाइम है जो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है इन इनएक्टिव स्टेट, यानी पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। इन दिस स्टेट इट हैज़ एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट अटैच्ड टू इट्स एक्टिव साइट व्हिच डज नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। कहने का मतलब है कि पेप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, इस फॉर्म में इसके साथ जो है वो बाहर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट लगा है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता एक्टिव साइट के साथ। यानी बाहर एक कवरिंग लगी है जिसकी बायस ये अटैच नहीं हो सकता, हैंस इट रिमेन्स इनएक्टिव। ये इनएक्टिव ही रहता है। जब पेप्सिनोजन एक्सपोज्ड होता है HCl यानी स्टमक कैविटी में आ जाता है जहाँ पे HCl मौजूद है, यहाँ पे ये एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट रिमूव हो जाती है और इनएक्टिव पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी उस पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करके इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए स्टमक कैविटी में आना ज़रूरी है, HCl के साथ उसका एक्सपोजिशन होना ज़रूरी है, तभी वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हम जो चीज़ देख रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक वो हैं जो मेटालिक आयंस हैं, जैसे कि Fe+2 लिखा है आयरन के लिए, Mg+2 मैग्नीशियम होता है, Cu+2 कॉपर एंड Zn+2 जो है वो जिंक होता है। दे आर ओनली अटैच टू एंजाइम्स व्हेन सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड। कोफैक्टर ये तभी अटैच होंगे जब सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाए। दैट इज दे आर डिटैचेबल फैक्टर्स, यानी हम इसको डिटैचेबल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इनको वापस भी उतारा जा सकता है इन कोफैक्टर्स को। ऐसे कोफैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेटर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स में जहाँ पे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है वहाँ पे ये मैंने रिएक्शन एक्सप्लेन किया था कि ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है ATP के साथ तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ADP बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। Mg+2 आपके साथ जो फर्दर एडिशनल थिंग है उसे हम कोफैक्टर कहेंगे, तो यहाँ पे वो कोफैक्टर है। इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं वो को इंजाइम्स भी हो सकते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, को इंजाइम्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। देखा कि को इंजाइम्स होते हैं वो वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन्स यानी क्लोजली रिलेटेड है वाइटामिन्स के। कौन कौन से हमारे पास आ जाती है कोएंजाइम्स? ATP, NAD+ एंड FAD+ होते हैं वो कॉमन हमारे पास कोएंजाइम्स हैं। इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी इंजाइम्स के साथ तभी अटैच होंगे जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए, यानी ये भी डिटैचेबल कोफैक्टर्स हैं। इसकी मिसाल तो दी जा रही है, उसका नाम है इथाइल अल्कोहल जो एसिटल्डिहाइड और NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एग्जाम्पल है और NAD जो आपके पास एरो के ऊपर लिखा है वो आपके पास कोफैक्टर है। नेक्स्ट ये लिखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट ऑफ एंजाइम है, यानी ये परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, ये डिटैचेबल नहीं होता है, यानी ये एक्टिवेटर के तौर पे काम नहीं करता, ये डिटैचेबल नहीं है। एक मिसाल दी जा रही है कि इन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग अटैच टू सम एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऐसा आयरन जिसके पास पोरफायरिन रिंग मौजूद होती है उसके पास कुछ तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे साइटोक्राइम जो है वो इसकी एग्जाम्पल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।